गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बच्चों सेट्स के बारे में, जो कि आपकी प्लस वन का फर्स्ट चैप्टर है। प्लस वन मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। सो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सेट होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए सेट इज बेसिकली वी कॉल इट एज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, पर वो कलेक्शन किस तरह की होनी चाहिए। देखिए, अगर हम टेक्निकल टर्म्स में जाएं तो सेट को हम डिफाइन करते हैं अ वेल डिफाइंड collection of objects is called a set. ओके, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अगर हम सीधे सी बात करें, सो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम बोल रहे हैं सेट्स। बट ये जो कलेक्शन है, इट शुड बी वेल डिफाइंड। तो बच्चों बात आती है कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन कौन सी होती है। ठीक है, वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है। तो हम वेल डिफाइंड की अगर बात करें, क्योंकि कोई भी कलेक्शन अगर हम कर लेते हैं तो वो जरूरी नहीं है सेट बनाएगी। पहले वेल डिफाइंड का मतलब समझते हैं बच्चों। देखिए क्या होता है, व्हाट इज वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मीन्स a method or a rule by which we can claim or we can say, लैंग्वेज आप कैसे भी लिखे, by which we can claim that an object belongs to a collection। क्या मतलब हुआ उसका कि देखिए, अभी जैसे मैं कलेक्शन करता हूं, लाइक कलेक्शन ऑफ, अभी हम बात करते हैं कलेक्शन ऑफ डेज इन अ वीक। हफ्ते में कितने दिन हैं उसकी हम कलेक्शन कर लेते हैं। जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड लास्ट में आ गया सैटरडे। ओके, अब ये कलेक्शन है। लुक हियर, यहां पर बच्चों एक पैटर्न फिक्स है कि संडे के बाद मंडे आएगा, मंडे के बाद ट्यूसडे एंड सो ऑन, और लास्ट में हमारे पास आता है सैटरडे। और ये पैटर्न इसी तरह से फॉलो होता है। हम अपनी मर्जी से ऐसा नहीं बोल सकते कि आज मेरा मन कर रहा है छुट्टी मारने का और मैं आज संडे मना लेता हूँ। नो, वी कैन नॉट डू दिस। ये पैटर्न एक फिक्स है। ओके, सो अगर हम फिर बात करें कलेक्शन ऑफ डेज इन अ वीक, तो हम ये बोल सकते हैं लाइक आज अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो सपोज आज है ट्यूसडे। ओके, सो वी कैन इजिली टेल कि आज से 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा, या ट्यूसडे के बाद नेक्स्ट 7 डे कौन सा होगा, या कल को एक दिन छोड़ने के बाद कौन सा होगा। लाइक आज ट्यूसडे है, देन वेडनेसडे, और एक दिन छोड़ के फिर कौन सा आ जाएगा, थर्सडे। इज इट, हमारे पास एक मेथड है, यानी कि एक रूल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न फिक्स है। ओके, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि यस, जो डेज ऑफ डेज इन अ वीक की जो कलेक्शन है उसमें क्या होगा, उसमें मंडे भी आ जाएगा। ओके, उसको मंडे भी बिलोंग करेगा, उसमें ट्यूसडे भी बिलोंग करेगा। इसी तरह से सातों के 7 दिन इस कलेक्शन में आ जाएंगे। सो वी से कि उसका क्या मतलब हुआ कि ये वाली कलेक्शन जो है इट इज वेल डिफाइंड, क्योंकि हमारे पास यहाँ बताने के लिए एक रूल है कि कौन सा दिन आज है, इससे पहले कितने दिन हम बता सकते हैं कौन सा दिन था, और आने वाले 5 दिन के बाद या 7 डेज के बाद कौन सा दिन होगा, हम ये इजिली बता सकते हैं। ओके, तो इसको हमने बोला वेल डिफाइंड कलेक्शन। अभी बच्चों में एक और कलेक्शन आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे सपोज वी से कलेक्शन ऑफ गुड बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, मैथमेटिक्स की जो अच्छी बुक्स हैं उनकी कलेक्शन। ठीक है, कलेक्शन ऑफ गुड बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स। सो अब ये देखिए, क्या ये वेल डिफाइंड होगी। सो देखिए, मान लीजिए कोई बच्चा आर डी शर्मा से पढ़ रहा है, आर डी शर्मा की बुक है उसके पास। ओके, किसी बच्चे के पास अरिहंत की बुक है। ओके, किसी के पास आर एस अग्रवाल है। देयर आर सो मैनी,
हम नाम नहीं लिखेंगे यहाँ का, हम जस्ट एक एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। सो अगर एक बच्चा आर.डी. शर्मा से पढ़ रहा है एंड ही सेज मुझे तो अरिहंत की बुक अच्छी नहीं लगती, इट डजंट मीन कि अरिहंत की बुक अच्छी नहीं है, ठीक है ना। अब अगर एक बच्चा आर.डी. शर्मा से पढ़ रहा है तो ऑब्वियसली वो कहीं पिछली क्लास में भी अगर उसने आर.डी. शर्मा पढ़ी तो उसको उसकी आदत पड़ चुकी है, ठीक है ना। सो उसको आर.डी. शर्मा ही ज़्यादा अच्छी लगेगी जब तक वो अरिहंत को अच्छे से नहीं पढ़ेगा। अब एक बच्चा आर.एस. अग्रवाल पढ़ रहा है, हो सकता है उसे अरिहंत की बुक अच्छी ना लगे। ओके, तो ये जो है ये एक टेस्ट के ऊपर बात आ जाती है, या आपकी सिलेक्शन कि आप काफ़ी टाइम से एक ही चीज़ को यूज़ कर रहे हो और आपने दूसरी चीज़ को यूज़ ही नहीं किया, तो आप उसके बारे में उतने अच्छे व्यूज़ नहीं दे पाएंगे। ओके, इसी तरह से अगर हम बात करें कि एक पर्टिकुलर पर्सन को कौन सा फ्रूट अच्छा लगता है, ठीक है, लाइक कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, लाइक बाय 5 फ्रेंड्स, 5 फ्रेंड्स हैं। अब उनकी हमने चॉइस हमने नोट करी। देखिए ये पहला फ्रेंड हो गया F1, फिर F2, F3, F4, F5, दीज आर 5 फ्रेंड्स। अब हो सकता है पहले वाला फ्रेंड है जो उसको एप्पल पसंद हो, दूसरे वाले को ऑरेंज पसंद हो, ऑरेंज ज़्यादा अच्छा लगता हो, थर्ड वाले को हो सकता है ग्रेप्स अच्छे लगते हो, एंड सो ऑन। ओके, अब ऐसा तो नहीं है कि जैसे फर्स्ट जो फ्रेंड है वो कहते हैं कि मुझे तो एप्पल अच्छे लगते हैं और एप्पल ही सबसे अच्छा है, उसे अगर ऑरेंज अच्छे नहीं लगते तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑरेंज फ्रूट जो है वो खराब है। इट इज अबाउट टेस्ट एंड चॉइस। ओके, सो इस टाइप की जो कलेक्शन होगी इट इज नॉट वेल डिफाइंड। इसी तरह से कलेक्शन ऑफ गुड बुक्स, दिस इज ऑल्सो नॉट वेल डिफाइंड बिकॉज दिस इज अकॉर्डिंग टू द टेस्ट और द लाइक और डिसलाइक ऑफ अ पर्सन। ओके, सो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होगी। और एग्जाम्पल इसका लेते हैं, देखिए मान लीजिए ए एंड बी, दीज आर 2 फ्रेंड्स, ए एंड बी आर फ्रेंड्स, बहुत अच्छे दोस्त हैं किसी कारण से, ठीक है ना। ए जो है वो बी को प्रेज करता है और जो बी है दोनों एक दूसरे को प्रेज करते हैं। ओके, लेकिन किसी कारण से इनके बीच में झगड़ा हो जाता है, दे क्वारल। ओके, इनके बीच में लड़ाई हो गई। तो अब क्या हुआ, नॉर्मली हमारे साथ ऐसा होता है ना, हम फ्रेंड्स में भी आपस में कई बार झगड़ा हो जाता है तो हम एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं, तो हम फिर एक दूसरे की कमियां निकालने लग जाते हैं। तो इन दिस केस क्या होगा, अब बी क्या करेगा, अपोज करेगा ए को, अब वो उसकी प्रेज नहीं करेगा, अब वो कहेगा वो तो बहुत बुरा है, वो बहुत गंदा है, उसने मेरे साथ ऐसा किया। तो क्या हुआ, देखिए अभी ये अच्छे फ्रेंड थे और अभी इनके बीच में झगड़ा हो गया, तो क्या ये अब ये गंदे हो गए, क्या अब एक दूसरे को लाइक नहीं कर रहे। सो दिस इज सिचुएशनल। ओके, द सेम वे collection of good students in a class। अब एक क्लास में अच्छे बच्चे, तो अब देखो अगर हम बात कहें गुड स्टूडेंट तो अच्छे बच्चे कौन से हैं, मतलब हमारे पास कौन से पैरामीटर्स हैं, किन पैरामीटर्स के ऊपर जो है हम बच्चों की अच्छाई काउंट कर रहे हैं। क्या ये स्टडीज है, क्या हम स्टडीज के ऊपर बात कर रहे हैं, या हम स्पोर्ट्स के ऊपर बात कर रहे हैं, या हम किसी कल्चरल एक्टिविटी के ऊपर बात कर रहे हैं, किस बेसिस पे हम जो है बच्चे को अच्छा काउंट कर रहे हैं। अब एक बच्चा है स्टडीज में वो 100% मार्क्स लेके आ रहा है, दूसरा बच्चा 70% ला रहा है, ठीक है ना स्टडीज में, लेकिन स्पोर्ट्स में वो 100% परफॉर्म कर रहा है, हर बार मेडल लेके आता है। लेकिन जो बच्चा स्टडीज में अच्छा है वो स्पोर्ट्स में बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। तो ऐसा तो नहीं है ना कि जो स्पोर्ट्स में कम बहुत अच्छा कर रहा है और वो स्टडीज में ज़्यादा अच्छा नहीं कर पा रहा तो हम उसे बुरा कह देंगे। नो, अपनी अपनी जगह पर दोनों ही अच्छे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वर्ड है यहाँ पे गुड, गुडनेस, ठीक है, ये जो है ये सिचुएशनल है। एक बैट्समैन आज बहुत अच्छा मैच खेल रहा है, बहुत अच्छे स्कोर बना रहा है, हो सकता है वो नेक्स्ट मैच में 0 पे आउट हो जाए, ठीक है ना। सो ये डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है। ओके, सो यहाँ पर कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट इज नॉट वेल डिफाइंड। ओके, आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि वेल डिफाइंड कैसे हमने देखनी है और कैसे वेल डिफाइंड नहीं देखनी। चलो आगे चलते हैं, इसका और एग्जाम्पल करते हैं। लाइक वी से collection of prime numbers less than 10। अब 10 से छोटे प्राइम नंबर वी कैन राइट 2,
3, 5, 7 हम ऐसे लिख सकते हैं जो प्राइम नंबर 10 से छोटे हैं, तो हम इजिली उसको लिख सकते हैं, बता सकते हैं कौन कौन से हैं। सो दिस इज वेल डिफाइंड। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर की अपनी एक प्रॉपर्टी है दैट अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, 1 से तो सारे डिवाइड हो जाते हैं, इटसेल्फ, ठीक है ना, तो उनको प्राइम बोलते हैं, तो हम इजिली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सिमिलरली collection of states in India, भारत में कितने राज्य हैं, ठीक है, हम उसको काउंट कर सकते हैं, लाइक हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, ठीक है ना, इस तरह से एंड सो ऑन, जितने भी टोटल हैं, तो हम इसको इजीली काउंट कर सकते हैं, उनका नाम लिखकर बता सकते हैं, और ज्योग्राफिकल उनकी लोकेशन है, उनका लैटिट्यूड है, ऑल्टीट्यूड है, सो हम प्रिसाइजली बता सकते हैं हरियाणा के साथ कौन सा है, पंजाब के आगे कौन सा है, सो वी कैन इजिली ट्रैक इट आउट। सो दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड। सो आई होप बच्चों आपको ये कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि वेल डिफाइंड एंड नॉट वेल डिफाइंड क्या होता है। सो वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम बोलेंगे सेट्स। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं कि सेट्स को कैसे लिखते हैं। सेट्स को हमेशा कैपिटल लेटर ए, बी, सी एटसेट्रा ऐसे कैपिटल लेटर से यूज करेंगे। लाइक आपने जिसे पढ़ा है नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर के सेट को हम एन से डिनोट करते हैं, और नेचुरल नंबर मीन्स काउंटिंग नंबर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाएंगे अप टू इन्फिनिटी। और दूसरी बात बच्चों, सेट्स को हम हमेशा करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं, करली ब्रैकेट्स, इनको सेट ब्रैकेट्स भी बोलते हैं, और सेट ब्रैकेट्स। ओके, ब्रैकेट्स कितनी टाइप की है हम वो भी बात करेंगे आगे जाके इस चैप्टर में। तो ये करली ब्रैकेट्स में हम इसको यूज करेंगे, और ये सेट के अंदर जो भी लिखे जाएंगे, जैसे यहाँ पर मैंने नेम ऑफ स्टेट्स लिखा है, यहाँ पर काउंटिंग नंबर्स, नेचुरल नंबर, दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ अ सेट्स, एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। सेट के अंदर किसी भी तरह के एलिमेंट्स हो सकते हैं, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और फिर किस ऑर्डर में लिखे हैं ये भी कोई जरूरी नहीं है। लाइक हमारे पास एक सेट है सी, सेट ऑफ वोवल्स, वी कैन राइट ए, ई, आई, ओ, यू, दिस इज सेट ऑफ वोवल्स, वी कैन ऑल्सो राइट इट एज ई, यू, ए, आई, ओ। सो यानी कि एलिमेंट्स की पोजीशन को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन सा एलिमेंट पहले लिखा है कौन सा बाद में, किसी भी सेट में। हाँ, नेचुरल नंबर की एक बात अलग है, क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न फिक्स है। नेचुरल नंबर मीन्स काउंटिंग नंबर, पहले 1 फिर 1 में ऐड किया 1 2 फिर एंड सो ऑन, सो यहाँ पे एक पैटर्न फिक्स है। अदरवाइज इन जनरल सेट्स में एलिमेंट्स की पोजीशन क्या है, ऑर्डर किस ऑर्डर में लिखे हैं, ये मैटर नहीं करता। ओके, फिर नेक्स्ट बच्चों, अगर आपने यहाँ से कुछ ऑब्जर्व किया है तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आएगा वो आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट के ऊपर। देखिए यहाँ पर जैसे नेचुरल नंबर की मैंने बात करी, दिस इज एन इनफाइनाइट सेट, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स लगातार चलते जाएंगे, काउंटिंग कभी भी खत्म नहीं होती। बट यहाँ पर सी जो सेट है, इसमें कितनी एलिमेंट्स है, ओनली 5 लिमिटेड एलिमेंट्स है। सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स वी से वी हैव टू टाइप्स ऑफ सेट। फर्स्ट इज finite set. Okay, finite set means a set having limited elements, limited or fixed element, ठीक है, fixed number of elements। फिर इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे अभी हमने ऊपर वोवल्स का सेट लिखा, और यू कैन राइट 2, 4, 6, 8, 10, यानी कि even natural number less than 11, you can write it this। फिर infinite set आ जाएगा, infinite set a set having unlimited elements, having unlimited, okay, unlimited और infinite, unlimited elements जो कभी भी खत्म ना हो, लगातार चलते ही जाएंगे। जैसे सेट ऑफ रियल नंबर्स आपने पढ़ा है नंबर लाइन पे, जैसे 0 राइट हैंड साइड पर अप टू इन्फिनिटी और लेफ्ट हैंड साइड पे अप टू माइनस इन्फिनिटी नंबर चलते जाते हैं। ओके, बोथ साइड्स नंबर लाइन जिसको हम बोलते हैं। सो लाइक ऐसे चल रहे हैं, फिर -2, -1, 0, फिर 1, 2 एंड सो ऑन। सो ये दोनों साइड इंक्रीज होंगे। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज वी जस्ट स्टडीड 1, 2,
3 एंड सो ऑन। अभी ऊपर एग्जाम्पल जो लिखा था हमने, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ इनफाइनाइट सेट। ओके, चलो आगे चलते हैं बच्चों। इसके बाद हमारे पास आता है सिंगलटन सेट। ठीक है, अभी बहुत सारी टाइप्स हैं सेट्स की, वो हम टाइम टू टाइम बीच में जैसे टॉपिक बढ़ते जाएंगे वो कवर करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं सिंगलटन सेट। ओके, अ सेट having only one element is called singleton set. Okay, for example we can write capital of India, भारत की राजधानी कौन सी है? दिल्ली, यू नो, तो इसमें एक ही एलिमेंट आएगा, सो ये सिंगल सेट बन गया। और अदरवाइज यू कैन राइट एनी सेट से आई राइट सेट बी हैविंग ओनली वन एलिमेंट से 7, तो ये भी सिंगलटन सेट बन गया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है ना, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा सिंगलटन सेट। ओके बच्चों, अब इसके बाद आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, कि हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, किस किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए हमारे पास दो मेथड है बच्चों। सबसे पहला मेथड है हमारे पास जहां पे हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म और ऑल्सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, यहां पे क्या होता है, देखिए इन दिस फॉर्म एलिमेंट्स आर written directly। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक सेट लिखते हैं जिसमें फर्स्ट नेचुरल नंबर है 2 4 6 8 10, इसमें क्या है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हैं, और यू कैन से even, sorry, not first 5 even natural numbers, set A having first 5 even natural number, यानी कि 2 4 6 8 10। ओके, और एग्जांपल आप लिख सकते हो, जैसे अभी हमने वॉवल्स का लिखा था, A E I O U। ओके, नेक्स्ट हमारे पास फिर आती है बच्चों विच इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म और प्रॉपर्टी फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए नाम से ही पता लग रहा है प्रॉपर्टी फॉर्म, यानी कि यहां पे किसी टाइप की प्रॉपर्टी को मेंशन किया जाएगा। ठीक है, इन दिस फॉर्म एलिमेंट्स आर नॉट रिटन डायरेक्टली, एलिमेंट्स आर नॉट रिटन डायरेक्टली, तो होता क्या है, इंस्टेड यहां पे क्या किया जाता है, द प्रॉपर्टी और रूल by which elements are made, by which elements are formed or made, formed is written or mentioned, you can say। for example अभी जो जैसे यहाँ पे मैंने बच्चों लिखा है सेट ए, इसमें मैंने फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर लिखे हैं, तो इसी सेट को अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं, देखिए x सच दैट, यानी कि मैंने एक वेरिएबल मान लिया x जो इन नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन ये वेरिएबल जो यहाँ पे लिखा है x, ये किस फॉर्म का है उसको मेंशन करना होगा, x इक्वल टू 2n, यानी कि ये 2 का मल्टीपल है। एंड व्हाट इज n, स्मॉल n जो ये क्या है, this small n belongs to set of natural numbers, okay, and n less than 6, ओके, तो 6 से छोटे नेचुरल नंबर कौन से हैं बच्चों, 1 2 3 4 एंड 5। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला हियर, हमारे पास है x इक्वल टू 2n। तो देखिए यहाँ पे जब हम 1 पुट करेंगे तो वी गेट x इक्वल टू 2 इंटू 1 इक्वल टू 2,
दैट इज फॉर n इक्वल्स टू 1, फिर x इक्वल टू 2 इंटू 2, नेक्स्ट इज फॉर n इक्वल्स टू 2 एंड सो ऑन। इसी तरह से x इक्वल टू 2 इंटू 5 इक्वल टू 10 फॉर n इक्वल टू 5। तो देखिए हमारे पास फिर हुआ क्या, तो वही एलिमेंट बन जाएगा 2, 4, 6, 8 एंड 10, यानी कि सेम एलिमेंट्स हमारे पास आ गए जो ऊपर वाले सेट में थे ए में। ओके, तो जब एलिमेंट्स यहाँ पे डायरेक्टली लिखे जाएंगे तो वो रोस्टर फॉर्म बन जाएगी बच्चों, और जब हम उसकी प्रॉपर्टी या कोई रूल लिखेंगे तो उसको हम बोल देंगे सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि जिससे सेट बने वो रूल लिखकर दिखाएं। ओके, फिर जैसे भी मैंने यहाँ पे लिखा है बच्चों x इक्वल टू 2n, वी कैन ऑल्सो राइट इट एज दिस सेम सेट कैन बी रिटन एज, लैंग्वेज में भी हम लिख सकते हैं x सच दैट, और ऐसे दो बिंदियां लगा के लिख सकते हो, x सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 11। तो 11 से छोटे इवन नेचुरल नंबर कौन सा है बच्चों, ये बनेंगे 2, 4, 6, 8, 10। बट आप इस तरह से पूरी लैंग्वेज लिखने की बजाय आप कोशिश करिए कि उसको फॉर्मूला की फॉर्म में लिखें, उसके आपको प्रॉपर फुल मार्क्स मिलेंगे। अब हमने ऐसे पूरी इस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज बनाकर नहीं लिखना, क्योंकि ये तो बहुत ईजी हो जाता है। सो वी हैव टू, अभी आगे जो हमारे पास टॉपिक आएगा उसमें हमें क्या होगा, एक दूसरी फॉर्म में इसको इंटरचेंज करना होगा। सो बेटर है कि आप इसको फॉर्मूला की फॉर्म में लिखने की कोशिश करें। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू बच्चों, ये बहुत सिंपल है। चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं, हमारे पास सिंगलटन सेट हो गया, फिर अभी हम बात करते हैं नल सेट की। ठीक है, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करना है वो मैंने अभी आपको बताया। देन वी हैव एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड, तीन नामों से इसको बुला सकते हैं। जनरली वी कॉल इट एज एम्प्टी सेट। सो हियर वी से अ सेट without any element is called empty set, यानी कि जिस सेट में a set without any element, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको बोलेंगे empty set। it is denoted by, इसके एक सिंबल है बच्चों, it is denoted by symbol phi, ऐसे गोल डाल के इसको ऊपर से कट कर देंगे हम, दिस इज सिंबल phi। ओके, देयरफॉर phi इक्वल्स टू, ऐसे ब्रैकेट बनाएंगे करली ब्रैकेट्स और उनको खाली रखेंगे, उसके अंदर कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, दैट इज नथिंग इनसाइड द ब्रैकेट, यानी कि कोई भी एलिमेंट्स उसके अंदर नहीं होगा। अब ये नोट कर लीजिएगा बच्चों, अगर आप गलती से ऐसे लिख दें, ब्रैकेट्स के अंदर इस सिंबल को भी डाल देंगे, इट इज नॉट एम्प्टी सेट, क्यों, क्योंकि अब ब्रैकेट के अंदर कुछ आ चुका है। बेशक आप ये सिंबल ही लिख दें, सेट के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, यू कैन राइट एनी सिंबल, डिजिट, अल्फाबेट, एनीथिंग, किसी का नाम भी लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो, वो सेट माना जाएगा। पर अब यहाँ पे क्या है, सेट के अंदर एक सिंबल आ चुका है, तो हम कहेंगे ये एक सिंगलटन सेट बन गया, इसके अंदर एक सिंबल है, चाहे उसका कोई मीनिंग हो या ना हो। ओके, पर एम्प्टी सेट में ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं लिखेंगे हम, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, फिर हमारे पास आता है बच्चों इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स कौन से होते हैं, देखिए हम दो सेट मान लेते हैं, लेट A and B be two सेट्स। ठीक है, दो सेट हमने मान लिए, तो अगर पहले सेट A है जो, उसका हर एक एलिमेंट सेट B में है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, देन सेट A and B are equal if and only if, क्या है, every element of set A is in set B and every element of, बच्चों मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ELT एलिमेंट, आपको पूरा लिखना है, every element of
सेट बी इज इन सेट ए, यानी कि सेट का हर एक एलिमेंट, सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए और सेट बी का हर एक एलिमेंट सेट ए में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए मेरे पास है सेट ए, उसमें एलिमेंट लिखता हूं मैं 2 3 5 9। दूसरा सेट में लिखता हूं बी, उसमें एलिमेंट्स में लिख देता हूं 3 9 2 5। ऑर्डर चेंज कर दिया। अब देखिए जो एलिमेंट यहाँ पे है 2 3 5 7 वो इधर भी है 2 3 5 7, बस ऑर्डर चेंज कर दिया। सो वी से सेट ए इक्वल टू सेट बी। ओके, दोनों में सेम एलिमेंट होने चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कि उनको रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है या सेट बिल्डर फॉर्म में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। मान लीजिए मैं एक सेट लिख देता हूँ, सेट सी एज 3 9 27 एंड सो ऑन। इसी सेट को अब मैं, ये तो रोस्टर फॉर्म होगी हमारे पास, मैं प्रॉपर्टी फॉर्म में लिख देता हूँ x such that x equal to 3 power n where n belongs to नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर कौन से हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो 3 की पावर में देखिए ये वैल्यूज पुट करिए, 3 पावर 1 3 आ जाएगा, 3 पावर 2 9, 3 पावर 3 27। सो क्लियरली यहाँ पे क्या होगा, देखिए C इक्वल टू डी, दोनों में सेम ही एलिमेंट बनेंगे। अगर हम इस फॉर्मूला से एलिमेंट बनाने लगे तो सेट C वाले ही एलिमेंट बनेंगे, तो इनको बोलते हैं इक्वल सेट्स। ओके, इक्वल सेट्स के बाद बच्चों हमारे पास आता है इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स, अब ये क्या होता है देखिए, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट्स, लेट A एंड B be टू नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी का मतलब उनमें कुछ ना कुछ तो एलिमेंट होने चाहिए, अगर दोनों खाली हुए तो ऑब्वियसली वो इक्वल हो जाएंगे। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन सेट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स if number of elements, if set A and B have same number of elements, same number of elements, यानी कि अगर दोनों में बराबर एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल सेट ए में मैं लिखता हूँ 1 2 3 4, यहाँ पे 4 एलिमेंट है, और सेट बी में लिख देता हूँ 5 6 7 8। तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 4, ऐसे बी में भी 4 एलिमेंट्स हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट कैसे लिखा जाता है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट is called its cardinality, is called its cardinality। तो कार्डिनैलिटी का मतलब क्या हुआ, एक सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। जैसे यहाँ पर सेट ए में देखिए 4 एलिमेंट्स हैं, सो इट इज रिटन एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल्स टू 4। ऐसे यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज 4, इसमें भी 4 एलिमेंट है। देयरफॉर ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स, क्योंकि दोनों की कार्डिनैलिटी यानी कि कार्डिनल नंबर, और वी कैन से कार्डिनल नंबर सेम है। तो बच्चों एक चीज आपने यहाँ पे नोटिस करी है, मैंने लिखा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट की ही कार्डिनैलिटी की हम बात करेंगे बच्चों, क्योंकि जो सेट इनफाइनाइट है उसमें तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट ही नहीं कर पाएंगे कभी, तो इसलिए उसकी कार्डिनैलिटी नहीं होगी, वो इनफाइनाइट होगी, उसकी हम नहीं बात करते। ओके, सो बच्चों आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। सो यहाँ तक के टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ेंगे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी आपकी टेक्स्ट बुक आप यूज कर रहे हैं उनको आप अच्छे से पढ़िएगा बच्चों। फिर नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे।